नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड अकेडमी पर। मैं हूं एस कुमार और इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन की, जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति और उसकी अवधारणा। सबसे पहले पर्यावरण के बारे में जानते हैं। यह बहुत ही सामान्य वीडियो रहेगा जिसमें आपको कॉन्सेप्ट सीखना है और सारी ही चीज़ें आपके सामने मैंने हाईलाइट करके अच्छे से रख रखी हैं। तो सबसे पहले अगर हम पर्यावरण अध्ययन की परिभाषा की बात करें तो आपको लिखना है कि पर्यावरण अध्ययन जो होता है वो परिवेश के जो सामाजिक और भौतिक घटक होते हैं उनकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। अतः जब हम अपने आसपास के परिवेश में सामाजिक और भौतिक घटक को जानने का प्रयास करते हैं तो यही प्रयास करना पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। पर्यावरण के सामाजिक घटक के अंदर सांस्कृतिक जैसे भाषा, मूल्य, दर्शन आदि शामिल होते हैं, जबकि भौतिक घटकों में हवा, पानी, पेड़ पौधे, मिट्टी, धूप, पशु पक्षी, खनिज पदार्थ, वनस्पति ये सब शामिल होते हैं। पर्यावरण शब्द जो है फ्रांसीसी शब्द से बना है और वो फ्रांसीसी शब्द है इन्विरोनर। क्या नाम है? इन्विरोनर। और इसका मतलब होता है पूरा परिवेश, यानी एक व्यक्ति जिससे घिरा हुआ है ये पूरा परिवेश ही उसका पर्यावरण होता है। पर्यावरण बाह्य परिस्थितियों का एक ऐसा परिवेश है जो मनुष्यों को भी प्रभावित करता है, पशु पौधों को भी प्रभावित करता है, उनके रहन सहन को प्रभावित करेगा, उनके काम करने के तरीके को भी प्रभावित करता है। अब पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति और उसके क्षेत्र को समझते हैं। प्राथमिक स्तर पर प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा तीनों ही समेकित रूप से पढ़ाई जाती हैं। मनुष्य के चारों ओर के प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में होने वाले सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, जो परिवर्तन होते हैं, जो अंतःक्रियाएं होती हैं और उनके प्रभावों का अध्ययन पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी पर्यावरण के अंतर्गत एक मनुष्य के चारों ओर जो भी क्रियाएं की जा रही हैं, जो भी बदलाव हो रहे हैं, जो भी आपस में अंतःक्रिया हो रही हैं, बातचीत हो रही हैं और उनसे जो प्रभाव पड़ रहा है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। यहाँ सांस्कृतिक परिस्थितियां भी देखी जाती हैं और नेचुरल प्राकृतिक परिस्थितियां भी देखी जाती हैं। और ये जो परिस्थितियां हैं, जो पर्यावरण है, वो सजीवों की जीवन की प्रकृति को, उनके व्यवहार को, उनके बढ़ने को बोले तो वृद्धि को, उनके विकास को, उनकी परिपक्वता को, सभी को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं पर्यावरण के प्रकार। कितने प्रकार का पर्यावरण होता है? तो देखो, पर्यावरण सामान्यतः 3 प्रकार का होता है जो मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। पहला पर्यावरण है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसे भौतिक पर्यावरण के रूप में जानते हैं। ये ऐसा पर्यावरण है जो भौगोलिक जलवायु और भौगोलिक अवस्थाओं को दर्शाता है। इसमें भौगोलिक रूप से हमारी जो जलवायु है, हम जिस परिवेश में रह रहे हैं वहाँ कौन सी जलवायु है, उष्ण है, उपोष्ण है, शीतोष्ण है, एक तो वो देखी जाएगी और भौतिक अवस्थाएं देखी जाती हैं। तो जीव जंतु जहाँ निवास कर रहा है उनका भौगोलिक निवास देखा जाए तो भौतिक पर्यावरण कहलाता है। और इसके अंतर्गत आकाश, जल, वायु, वनस्पति, खनिज, पृथ्वी की सतह के तत्व, जीव जंतु आते हैं। तो प्राकृतिक आपके पर्यावरण के अंदर ये सब चीजें हैं। फिर है सामाजिक पर्यावरण, जहाँ जिस समाज में मनुष्य रह रहा है वहाँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवस्थाएं यहाँ देखी जाएगी। और इसमें समूह, समुदाय, मानवीय संबंध ये सभी और इनके बनाई जाने वाली संस्थाएं आती हैं। फिर ये सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि हमें व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने में ये मदद करने वाला है। मनोवैज्ञानिक का मतलब होता है कि हम अगर एक किसी दूसरे व्यक्ति को समझना चाहते हैं, उसके चरित्र को समझना चाहते हैं कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है, तो हम सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक पर्यावरण पढ़ते हैं। सांस्कृतिक मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कुछ ऐसी विशेषताएं चीज़ चलती आ रही हैं जो हमें समझनी होती हैं, पढ़नी होती हैं। इसमें रीति रिवाजें, जो रस्में हैं वो, फिर नैतिकताएं, कानून जो पुराने से नए हैं, फिर किसी का व्यवहार प्रतिमान यानी कोई आदर्श व्यक्ति रहा है, वो सभी यहाँ अध्ययन किए जाएंगे। तो 3 प्रकार के पर्यावरण हैं। भौगोलिक पर्यावरण भौतिक पर्यावरण कहलाता है, समाज जहाँ रह रहे हैं वो सामाजिक पर्यावरण है, और किसी रीति रिवाज, रस्म, कानून, नैतिकता इनसे संबंधित जो पर्यावरण है वो है सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। अब हम पर्यावरण की संरचना को समझते हैं कि पर्यावरण कैसे बनता है। देखो, पर्यावरण में सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के घटक या वस्तुएं पाई जाती हैं। तो इसमें भौतिक और जैविक 2 प्रकार की जो है संरचनाएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहले अगर मैं भौतिक पर्यावरण की बात करूं तो भौतिक में ऐसी चीजें आएगी जिनकी कुल 3 श्रेणियां बनेगी। ठोस जैसे स्थल हैं, जैसे आप पृथ्वी को देखोगे तो पृथ्वी में जल भी है
वो आपके द्रव हैं। पृथ्वी में आपके भूमि है रहने के लिए, वो है ठोस। तो स्थल मंडल जो है पृथ्वी का, वो ठोस का प्रतिनिधित्व करता है भौतिक पर्यावरण के अंदर, और जो जल है वो आपके द्रव का प्रतिनिधित्व करता है। और गैस, जो गैसीय घटक है जिसमें वायु, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सभी गैसें देखी जाएगी, ये आपका गैसीय मिश्रण घटक होता है। तो भौतिक पर्यावरण ठोस, द्रव, गैस, इनसे मिलकर बना होता है। ये आपके निर्जीव तत्व हैं। फिर हैं जैविक तत्व, और जैविक तत्व के अंदर आएगा वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे वगैरह, और जंतु। इसमें दे रखा है कि अगर हम भौतिक पर्यावरण को चाहे तो इनको भी छोटे छोटे घटकों में बांट सकते हैं। पहाड़, पठार, ग्लेशियर। जैसे ठोस हैं तो आपने स्थल मंडल देखा, स्थल मंडल में पहाड़ भी हैं, पठार भी हैं, ग्लेशियर भी हैं, ये सारी चीजें भी इसके अंदर आती हैं। बट आप भौतिक पर्यावरण को ऐसे याद रख सकते हैं कि भौतिक पर्यावरण निर्जीव प्रकार का पर्यावरण है। इसमें ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रकार की चीजें शामिल होती हैं। जैविक पर्यावरण में जीव जंतु और वनस्पतियां शामिल होती हैं। अब बात करते हैं एनसीएफ 2005 पर्यावरण के बारे में क्या कहता है। एनसीएफ 2005 ये कह रहा है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जो है दोनों को ही पर्यावरण अध्ययन के अंदर ही समाहित करना चाहिए, और उसमें स्वास्थ्य शिक्षा भी महत्वपूर्ण रोल निभाती है। अब पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र की बात करें तो पर्यावरण अध्ययन का जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ, इसके अंदर क्या क्या शामिल है। तो देखो, इसका अध्ययन लोगों के क्षेत्र के विभिन्न अक्षय और गैर अक्षय संपदा के बारे में जानता है। इसके अलावा ये वनस्पति, जीव जंतु, उनके प्रकारों को बताता है। इसमें जो है प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप हैं, सुनामी हैं, इनको भी पढ़ा जाता है। इसमें प्रदूषण भी आता है, चाहे वो ध्वनि का, मृदा का, वायु का, जल का, सामाजिक, कोई सा भी प्रदूषण हो, सभी प्रकार के प्रदूषण भी पर्यावरण के अंदर आते हैं। मानव का और परिवेश का क्या संबंध है वो भी इसके अंदर आता है। सामाजिक जो मुद्दे हैं, कुरीतियाँ वगैरह, रस्मी रीति रिवाज वगैरह सब इसमें आते हैं। और नीतियाँ, जो सामाजिक नीतियाँ हैं, कानून बनाए जाते हैं, समाज सुधार किया जाता है, पर्यावरण की सुरक्षा की जाती है, ये सभी इसके अंदर आता है। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है, हम पर्यावरण को क्यों पढ़ाते हैं। तो देखो, पर्यावरण के पढ़ाने के निम्न उद्देश्य हैं, जैसे कि कोई भी प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए प्रश्न उठा सके और उसका उत्तर देने के लिए परिकल्पनाएं कर सके, इस काबिल हमें बनाना है। इस उद्देश्य से भी हम पर्यावरण अध्ययन पढ़ते हैं। सोच पाने का तरीका और उस सोचे गए तरीके को काम में ले सके, इसके काबिल भी व्यक्ति को पर्यावरण अध्ययन से बनाया जा सकता है। जानकारियाँ जो होती है, जो सूचनाएं होती है, उनको व्यवस्थित करना, आकलित करना, और उनको एक एक करके जो है व्यवस्थित करने की क्षमता विकसित करना होता है। तथ्यों को, जानकारियों को आपस में कोरिलेट करके, संबंधित करके सोचना, समझना, निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित करना, सम आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना, अच्छा बुरा देखना, समझना, निष्कर्ष निकालना, व्यवहारिक परिणाम का मतलब होता है ऐसे परिणाम जो व्यवहार को देखकर जो है डिसाइड किए जाते हैं। परिवेश की पूरी जानकारी इसके अंदर आ जाएगी, समाज की परिस्थितियों की जानकारी इसके अंदर हो जाती है, इसलिए भी सामाजिक अध्ययन जो है शिक्षण करवाया जाता है। अपने परिवेश में जहाँ रह रहा है उसकी पूरी और प्राकृतिक परिस्थितियों की भी जानकारी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है। देखो, पर्यावरण अध्ययन ऐसा विषय है जो अपने आप से कोई अलग विषय नहीं है, सभी विषय इसमें थोड़े थोड़े करके अपना रोल निभाते हैं। और ये पर्यावरण जो शिक्षा है, इसका उद्देश्य बच्चों को मानसिक, भावनात्मक, सृजनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से सक्षम बनाना है और समझ क्षमताओं का विकास करना है। बाद में है ये कि पर्यावरण अध्ययन जो होता है, ये बच्चों को वास्तविक संसार से रूबरू करवाता है, मूर्त संसार को बताता है, और ये जीवन के अस्तित्व, जीवन की निरंतरता को बनाए रखता है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों के अंदर ये समझ विकसित करता है कि अपने भौतिक परिवेश में, जहाँ वो परिवेश में रह रहे हैं, उसके साथ जैविक परिवेश, सामाजिक परिवेश और सांस्कृतिक परिवेश में आपस में कैसे जो है समायोजन करना है। पर्यावरण अध्ययन का ये लक्ष्य होता है कि बच्चे को इस योग्य बनाया जाए कि पर्यावरण से संबंधित सभी मुद्दों को जान सके, समझ सके और उन समस्याओं को हल करने में अपना योगदान दे सके। कक्षा में सकारात्मक माहौल पैदा करना भी पर्यावरण का अध्ययन का उद्देश्य है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अच्छा बनाता है। मतलब अगर बच्चे को अपने परिवेश की नॉलेज है, पर्यावरण की नॉलेज है, तो वो काफ़ी अच्छे से सीख पाएगा। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में हाथों से काम करने का अधिक महत्व है। यानी पर्यावरण जो है, परिवेश जो है, यहाँ आपको हाथों से एक्टिविटी करने को प्रोत्साहित किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन के बारे में एनसीएफ 2005 की चिंताओं में से एक को कम करने में मदद करता है। और वो क्या चिंता है? एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों को पाठ्यक्रम बोझ न लगे, तो
पर्यावरण अगर आप अध्ययन शिक्षण करवाते हो, परिवेश की जानकारियाँ बच्चों को पहले से दे देते हो, तो आप जब पढ़ाओगे तो बच्चे को कोई भी बोझ नहीं लगेगा। बच्चों को सूक्ष्म और गहन ज्ञान देता है। और भी यहाँ हमने कई सारे बिंदु लिख रखे हैं जिनमें से आप पढ़ सकते हो। ये पीडीएफ भी आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूँगा। बट अगर आप ये वीडियो देखकर ही समझ जाओगे तो आपको ज़्यादा जो है पीडीएफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब समझते हैं एनसीएफ 2005 क्या कहता है पर्यावरण अध्ययन के बारे में। देखो एनसीएफ 2005 जो है उससे पहले हम ये समझते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति एनसीएफ के लिए एक समिति बनाई गई थी 1975 में जिसका नाम था नीतिगत दस्तावेज और ये 10 वर्षों के लिए स्कूल पाठ्यक्रम में रखने की जो है सिफारिश करता है। ये कहता है कि एक एकल विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पे पढ़ाना चाहिए। एकल विषय का मतलब जिसमें सामाजिक, प्राकृतिक और सामान्य परिवेश को शामिल किया जाएगा। शुरू के जो 2 साल होंगे जिसमें कक्षा 1 और 2 बच्चा पढ़ेगा प्राथमिक स्तर पर, वहाँ बच्चे को प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जानकारी दी जाएगी। फिर कक्षा 3 और 4 में उसको सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान की चीज़ें भी पढ़ाई जाने लग जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो शिक्षा नीति है भारत में दूसरे नंबर की शिक्षा नीति और उसका जो एनसीएफ था मतलब उस पर आधारित जो एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा बनाई गई थी, वो भी ये कहती है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन जो है शिक्षण होना चाहिए और कुछ इसी प्रकार से होना चाहिए कि शुरू में प्राकृतिक विज्ञान पढ़ाए, फिर सामाजिक विज्ञान और सामान्य जो है विज्ञान भी पढ़ाया जाना चाहिए अगली कक्षाओं में। एनसीएफ 2005 में पर्यावरण के अध्ययन की निम्नलिखित संकल्पनाएं हैं कि पर्यावरण अध्ययन को इस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। जब भी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाएंगे तो प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंध बनाते हुए पढ़ाएंगे। बच्चों में समझ विकसित करवाएंगे ताकि वो भौतिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी पहलुओं की सही समझ रख सके। बच्चों में समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाएंगे। उनमें बुनियादी कौशल, बुनियादी मतलब आधार कौशल जो बेसिक जानकारियां हैं वो भी उसमें दे रही हैं। संख्यात्मक और मनोप्रेरणात्मक साइकोमोटर जिसको कहते हैं गतिक कौशल, वो भी उनमें सीखना है। खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे। लिंग भेद जो है बच्चे न करें, इसके प्रति उनको जागरूक करेंगे। प्रदूषण के प्रति उनको जागरूक करेंगे। समाज में अनैतिक व्यवहार के प्रति उनको जागरूक करेंगे। समानता, न्याय, मानव की गरिमा बनाए रखने वाला व्यवहार सिखाएंगे। पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है ये भी उनको सिखाएंगे और प्रदूषण क्या है, ये क्यों जो है हमारे पर्यावरण को खराब कर रहा है, इसका क्या समाधान हो सकता है। ये आलोचनात्मक चिंतन की उसमें जो है क्षमता विकसित करनी है। अच्छी अच्छी आदतों का विकास करना है जो पर्यावरण के लिए लाभदायक हो। पर्यावरण जो अध्ययन होता है वो कक्षा 3 से जो है बेसिक रूप से शुरुआत होती है। कक्षा 1 और 2 में तो केवल जो है बच्चे को परिवार के बारे में, समाज के बारे में बेसिक जानकारी दी जाती है कि चाचा, मामा, ताई, फूफा ये कौन होते हैं, संबंध क्या होते हैं, ये केवल कक्षा 1 और 2 में सिखाए जाते हैं। एक्चुअल में पर्यावरण अध्ययन की शुरुआत कक्षा 3 से होती है। इसके अंतर्गत घर से शुरू करके पड़ोस भी पढ़ाया जाएगा और विद्यालय तक की सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। बच्चों को यहाँ ये महसूस होना चाहिए कि धरती जिस प्रकार से हम लोगों का घर है उसी प्रकार पेड़-पौधे और जीव भी अपने उनका भी घर जो है ये धरती है, सिर्फ मनुष्यों का ही नहीं है। आगे बात करूँ एनसीएफ 2005 का विश्लेषण करने पर पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार से संबंधित अनुशंसाएँ करता है। तो देखो पर्यावरण जो अध्ययन है वो बच्चों को परिवेश का अनुभव करवाता है। बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु हैं, प्रश्न पूछने की उनमें क्षमताएँ होती हैं तो ये उनके ज्ञान को बढ़ाती हैं। जब बच्चे प्रश्न पूछेंगे तो ज्ञान का निर्माण करेंगे। बच्चों को पर्यावरण और पर्यावरण से संरक्षण के प्रति संवेदनशील, जागरूक बनाना चाहिए। जीवों के प्रति दया करें, उनका संरक्षण करें, उनका पालन-पोषण करें, ये चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। बच्चों को परिवेश में अंतःक्रिया करवाएँ, आपस में एक-दूसरे से बातचीत करें, अपने अनुभवों को साझा करें, स्थानीय ज्ञान को अच्छा बनाना चाहिए। पर्यावरण एक एकीकृत विषय है जहाँ बच्चा सामाजिक और प्राकृतिक दोनों प्रकार की चीज़ों को सीखता है। फिर ये पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा मूर्त से अमूर्त है। मूर्त का मतलब जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वहाँ से शुरू करके जो चीज़ें दिखाई नहीं भी देती है, वहाँ तक की शिक्षा पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत दी जाती हैं। अब देखते हैं पर्यावरण एक एकीकृत विषय कैसे है। तो एनसीएफ अभी तक कौन-कौन से आ चुके हैं मैं आपको समझाता हूँ। पहली बार एनसीएफ आया था 1975 में, दूसरा है 1988 में, तीसरा है सन 2000 में और उसके बाद 2005 में। इन सभी के अंतर्गत इस बात को ध्यान में रखा गया है कि पर्यावरण की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। हमारा जो एनवायरनमेंट है जिसके चारों ओर के अंतर्गत हम रह रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 1986 की शिक्षा नीति पर्यावरण के बचाव के लिए विशेष जो है बातें बताती हैं और इसमें कहा गया है कि ये संपूर्ण शिक्षा जो है ज़रूरी है। राष्ट्रीय स्तर पर इस पहल को एनसीईआरटी ने अपने पर्यावरण के अंतर्गत विज्ञान के सिलेबस में जोड़कर बताया गया है।
अब बात करते हैं 1975 का जो एनसीएफ था वो क्या कहता है। 1975 का एनसीएफ ये कहता था कि पर्यावरण को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए और इसको प्राथमिक कक्षाओं में ही शुरू कर देना चाहिए। कक्षा 1 और कक्षा 2 में इसको हम प्राकृतिक और सामाजिक रूप से पढ़ाएंगे और कक्षा 3 और 4 में इसे 2 विषय अलग-अलग करके पढ़ा दें। एक को प्राकृतिक विज्ञान कर देंगे और फिर दूसरे को सामाजिक विज्ञान कर देंगे। तो यही चीज़ जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एनसीएफ 1988 में भी जो है माना गया है। पर्यावरण जो शिक्षा होती है इसमें कई सारे विषयों का मिश्रण है। ये कोई एक विषय नहीं है, इसमें विज्ञान भी है, इसमें सामाजिक अध्ययन भी है, इसमें कई प्रकार की भाषाएं आती हैं, गणित भी शामिल हैं, इसमें कला, मानविकी, व्यवसाय आदि अगर जो विषय आप सोच पा रहे हैं इन सभी का जो है एक संबंध है पर्यावरण से। तो पर्यावरण इन सभी विषयों का एक सम्मिश्रण है, इनसे सीधा संबंध रखता है। और पर्यावरण एकांगी नहीं है, सर्वांगी है, यानी कि इसमें सभी अंग छोटे-छोटे विषयों का ज्ञान भी इसके अंदर शामिल है। पर्यावरण क्यों पढ़ाया जाता है? देखो, पर्यावरण पढ़ाने के उद्देश्य क्या-क्या हैं? पर्यावरण इस उद्देश्य से पढ़ाया जाता है कि बच्चा प्रकृति और जो भौतिक परिवेश जहाँ वो रह रहा है, उसको समझे। प्रकृति का मनुष्य से क्या संबंध है, उसको भी सीख जाएगा। व्यक्ति, परिवार और समाज आपस में एक-दूसरे पर निर्भर हैं और इनमें जागरूकता लाई जाए, इस उद्देश्य से भी ये पाठ्यक्रम बनाया जाता है पर्यावरण का। अवलोकन, पूछताछ, तुलना, वर्गीकरण, विश्लेषण, अर्थ निर्माण, इनकी क्षमताएँ बालक में हो सके, इस उद्देश्य से ये पाठ्यक्रम बनाया जाता है। साफ-सफाई, स्वास्थ्य के प्रति जो है अच्छी-अच्छी बातें, अच्छी आदतें हो, ये इन चीज़ों के लिए भी पर्यावरण ज़रूरी है। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्क करना जो है वो दृष्टिकोण आ जाए। फिर ये प्राकृतिक संसाधनों की देख-रेख करना, जैसे जल है, पेट्रोलियम है, कोयला है, इनको बचा के रखें, इनको उतना ही खर्च करें जितना करना चाहिए। फिर ये राष्ट्रीय प्रतीक जैसे आपके शेर हैं, मोर हैं, गंगा हैं, ये प्रतीक हैं हमारे और राज्य प्रतीक हैं, इनको भी हम जो हैं सीखें। जो मुख्य संस्थान हैं जैसे एनसीईआरटी हैं, हमारे आईआईटीज़ वगैरह हैं, ये इसरो हैं, ये संस्थान हैं और हमारी जो संस्कृति, हमारा जो कल्चर है भारतीय, उसके प्रति हमारा आदर भाव विकसित हो सके, इसलिए भी पाठ्यक्रम में पढ़ाना ज़रूरी होता है। विभिन्न धर्मों के प्रति समतामूलक हमारा भाव हो, इस उद्देश्य से भी पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। प्राथमिक स्तर पर जो पाठ्यक्रम बनाया जाएगा पर्यावरण अध्ययन का, वो किस प्रकार से होगा? देखो, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम प्रकरण पर आधारित है। यहाँ कक्षा 1 और 2 के लिए शिक्षकों को मौखिक रूप से प्रकरण करके गतिविधियों से सिखाना पड़ता है और खेल-खेल में जो है सिखाना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि छोटी कक्षाओं में कक्षा 1 और 2 के लिए कैसा पाठ्यक्रम होता है। तो कक्षा 1 और 2 में जैसे शुरुआत की जाती है परिवार और मित्र के लिए। तो कक्षा 1 में बच्चों को सिखाया जाता है कि शरीर के सभी अंगों को जान जाएगी, हाथ क्या है, पैर क्या है, मतलब पर्यावरण पढ़ रहे हैं, तो अपने आप से लेकर बाहर तक की सब चीज़ों को जानेंगे। परिवार के सदस्यों को कक्षा 1 में सिखाया जाता है, शरीर के अंगों को सिखाया जाता है। फिर कक्षा 2 में शरीर के अंग क्या-क्या कार्य करते हैं, जैसे आँख को ब बच्चा पहचान गया कक्षा 1 में, तो आँख क्या काम करती है, कान को पहचान गया, कान क्या काम करता है, वो भी उसको सिखाएँगे। जब कक्षा 1 में बच्चों ने परिवार के सदस्यों को पहचान लिया, वो परिवार के सदस्य क्या-क्या काम करते हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, ये बच्चों से पूछे या उनसे जो है सिखाया जाता है। परिवार में क्यों कौन-कौन से पर्व मनाए जाते हैं, वो भी यहाँ सिखाया जाता है और साथ ही में गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, जहाँ बच्चों को सही से बैठना, उठना, चलना, खड़ा होना, ये सब सिखाया जाता है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं परिवार से संबंधित, उनका वो सही से उत्तर दे, ये भी देखना देखना पड़ता है। पर्वों के बारे में जो है उससे बातचीत की जाएगी। बच्चों को भोजन की शिक्षा दी जाएगी कि भोजन पहचानना कक्षा 1 में सीख जाएगा और खाना कैसे खाया जाता है, परिवार और भोजन का क्या आपस में क्या संबंध है, वो भी बताया जाएगा। पशु-पक्षी, मनुष्य अपना भोजन कैसे करते हैं, उनके क्या-क्या तौर तरीके हैं, वो भी सिखाया जाएगा कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण में। ऐसे ही आवास में बच्चों को सिखाया जाएगा कि हर जीव का अलग-अलग आवास है, तो कुत्ता कहाँ रहता है, भेड़ कहाँ रहती है, बकरी कहाँ रहती है, मनुष्य कहाँ रहता है, भालू कहाँ रहता है, सबकी अलग-अलग विशेषता जो है स्थान बताए जाते हैं। फिर वो जो स्थान है वो क्या-क्या विशेषताएँ रखते हैं, उनको कक्षा 2 में पढ़ाया जाता है। आपस में बातचीत करवाई जाती है, गिल्ली मिट्टी का घर बनाकर जो है बच्चों को एक्टिविटी करवाई जाएगी। फिर जल के बारे में कहा जाता है कि जल कहाँ-कहाँ से मिलता है, कक्षा 1 में और कक्षा 2 में जल को अच्छा रखने के, स्वच्छ रखने के क्या-क्या उपाय हैं और एक्टिविटीज़ करवाई जाएगी। फिर ट्रैवलिंग से संबंधित भी चैप्टर होता है जिसमें बताया जाता है कि टमटम क्या है, बैलगाड़ी क्या है, साइकिल क्या है, मोटरसाइकिल क्या है, ये वाहनों की सवारियों की जानकारी दी जाती है कक्षा 1 में। और फिर जैसे रेल हैं, वायुयान हैं, सड़कों, कच्चे-पक्के मकान के बारे में इनकी जानकारी जो है ट्रैवलिंग के वक़्त उसे कक्षा 2 में सिखाई जाती हैं।
फिर वो खेल-खेल में रेलगाड़ी बनकर जो है दौड़ेगा, चलेगा, मुँह से सीटी बजाएगा, ये सब चीज़ें सिखाई जाएगी। फिर वस्तुओं का निर्माण भी यहाँ सिखाया जाएगा। तो कुल मिला के कक्षा 1 में एक तो वस्तुओं का निर्माण, यात्राएँ, जल, परिवेश, भोजन, फैमिली, परिवार वगैरह कक्षा 1 और 2 के लिए सिखाई जाती हैं। फिर बच्चा मेक एंड डू खुद भी करके चीज़ें सीखेगा, सरल चीज़ें बनाएगा, गीली मिट्टी आप उसे दे दो, वो अपने हिसाब से चीज़ें बनाएगा। फिर कक्षा 2 में अवलोकन सीख लेगा, पेड़-पौधों की पत्तियों से आकृतियाँ बनाना वगैरह ये सभी चीज़ें उसको कक्षा 1 और 2 की थीम में पढ़ाई जाती हैं। तो यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक का जो पाठ्यक्रम है प्राथमिक स्तर का, वो कुछ इस प्रकार से होगा। अब बात करते हैं कि ये जो पाठ्यक्रम है, इसमें क्या-क्या थीम है। जैसे परिवार में, मित्र में उसे रिश्ता, जीव-जंतु, पेड़-पौधे, कार्य और खेल सिखाया जाएगा। भोजन में उसे पेड़-पौधे और जंतु से क्या-क्या प्राप्त होता है, पशु क्या-क्या खाते हैं, परिवार क्या-क्या भोजन करता है और भोजन कैसे पकाते हैं, ये सिखाया जाएगा। जल के बारे में उसे सिखाया जाएगा कि परिवार के लिए जल कहाँ से आता है, जल के क्या-क्या भंडार होते हैं, हमारे जीवन में जल क्या काम आता है, जल की कमी हो जाए तो क्या करेंगे, पेड़-पौधे और जो जंतु हैं उनको जल की आवश्यकता क्यों है। आवास में शेल्टर में उनको सिखाएँगे कि घर कितने प्रकार के होते हैं। आस-पड़ोस में आप बताओ कि आपने कौन-कौन से घर देखे हैं, घर को कैसे सजाया जाता है, साफ-सफाई कैसे की जाती है और घर के अंदर और घरेलू कौन-कौन से जीव-जंतु हैं जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, इनके बारे में। फिर यात्रा में उसे जो है गंतव्य स्थान कहाँ-कहाँ स्थान वो जानता है, वो सिखाया जाएगा और पत्र प्राप्ति जो लेटर प्राप्त हो रहा है कि घूमने जाएँगे, नहीं जाएँगे, यात्रा के कौन-कौन से साधन होते हैं, कौन-कौन से सांकेतिक संकेत है जैसे लाल बत्ती, पीली बत्ती, नीली बत्ती वगैरह ये सिखाया जाएगा। फिर वस्तुओं का निर्माण करना जैसे मिट्टी से बनाना, वस्त्रों से बनाना, कागज़ से बनाना ये सिखाया जाता है। तो इस प्रकार पहले चैप्टर में आपने पर्यावरण की प्रकृति, पर्यावरण के अंतर्गत क्या-क्या थीम्स हैं, पर्यावरण का उद्देश्य क्या है, पाठ्यक्रम क्यों सिखाया जाता है, एनसीएफ 2005 क्या कहता है पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण की संकल्पना क्या है, तो ये सभी चीज़ें हमने देख ली हैं। तो आई होप आपको ये पहली यूनिट जो है समझ में आ गई होगी। इसकी पीडीएफ आपको मैं जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगा। आज जो है इस पे बैन है आपके टेलीग्राम पर, कल से इसका बैन हट जाएगा 23 तारीख से 23 जून को, तो आपको वहाँ पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।